आज का टॉपिक है अफसा आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट। और इसका क्या कंसर्न है नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, और क्या होता है डिस्टर्ब्ड एरिया, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? पार्टीशन होता है। मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। पार्टीशन होता है हमारा। तो पार्टीशन होता है तो चौज मचा हुआ है। हिंदूज अपनी साइड आ रहे हैं, मुस्लिम्स उस साइड जा रहे हैं, क्योंकि उनके लैंड डिवाइड हो गए हैं। पाकिस्तान डिवाइड मतलब पंजाब डिवाइड हो गया, कुछ पंजाब पाकिस्तान की साइड चला गया, कुछ पंजाब हमारी साइड रह गया है। अब पार्टीशन की वजह से डिस्टरबेंस हो गया है, क्लैशेस हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। तो सबसे पहला एक्ट जो लगता है वो है बंगाल डिस्टर्ब्ड एरिया ऑर्डिनेंस, बर्थ ऑफ अस्पा। इसको बोलते हैं बर्थ ऑफ अस्पा क्योंकि सबसे पहले बंगाल में स्टार्ट हुआ था। बंगाल में क्यों हुआ था? रीजन है कि बंगाल जो था वो ईस्ट, ये जो आज की डेट में हम बांग्लादेश जानते हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया था। तो वहाँ पे क्लैशेस हो रहे थे, कम्युनिटी में कम्युनल क्लैशेस हो रहे थे। बाद में जाके यही सेम ऑर्डिनेंस यूज किया गया असम में, यूनाइटेड प्रोविंस में एंड दिल्ली में यूज किया गया। जैसे कि अब जब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का में भी अफसा लगा है, पर उसका एक अपना अलग एक्ट है जो जम्मू कश्मीर का अफसा एक्ट 1990 एक्ट बोला जाता है। अफसा जो है असम एंड मणिपुर, फिर बाद में जो अफसा का एक और नया नया जो उसका हुआ, बर्थ हुआ, वो ऐसा हुआ असम एंड मणिपुर स्पेशल प्रोविजन ऑर्डिनेंस एक्ट 1958। उसमें प्रोविजन हुआ करता था कि ये 1 साल के लिए लागू हुआ करता था, 1 साल बाद इसे रिन्यू कर दिया जाता था। अभी जो प्रोविजन है वो अलग है, वो जो हम आगे देखेंगे। तो आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट की जो शुरुआत होती है वो बंगाल डिस्टर्ब्ड एरिया ऑर्डिनेंस एक्ट से होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे पार्टीशन के टाइम के कम्युनल क्लैशेस चल रहे हैं। कम्युनल क्लैशेस को शांत करने के लिए आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है, आर्म्ड फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है। दूसरा है करंट सिचुएशन क्या है, आज की डेट में किस किस स्टेट में अफसर लगा है और लग चुका है पहले, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। आज की डेट में सबसे पहले असम में लगा हुआ है अफसर। फिर अरुणाचल प्रदेश में लगा, अरुणाचल प्रदेश में भी वो एरियाज में लगा है जो बॉर्डरिंग कर रहे हैं असम को। और तीसरा मणिपुर में लगा हुआ है। मणिपुर में एक्सेप्ट इम्फाल, उसकी कैपिटल को छोड़ के वहां पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है। स्टेट ऑफ मेघालय ने इसको 27 साल तक झेला है, या उसके अंदर 27 साल तक इसको लगाया गया है। और त्रिपुरा में 17 साल तक इन्होंने अफसा एक्ट को देखा है। अब प्रोविजन यह है अफसा एक्ट के, और क्यों इसके इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, वाई पीपल वांट टू don't want their state in the AFSA, why they want to repeal this act, why they don't want in their state। तो उसका एक ही कारण, उसके बहुत सारे कारण है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि अफसा एक्ट को लगाता कौन है और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पहले मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों दे सकती हैं, पर लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट की सजेशन को माने या ना माने। अगर स्टेट चाहता है कि हमारे स्टेट में अफसा लगे, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट लगे, पर लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो उसको वहां पे एम्प्लॉय करती है या नहीं करती है। सबसे पहले किसकी शुरुआत कैसे होती है, जो सेक्शन 3 क्या बोलता है अफसा एक्ट का, कि गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर किसी स्टेट का गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी। एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो गया? जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया, हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में होता है, गवर्नर होता है वो। ये क्या करते हैं, ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन डालते हैं कि इस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाए। तो एक एरिया वर्ड होता है डिस्टर्ब्ड एरिया। डिस्टर्ब्ड एरिया इज टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नर और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो उसको लागू करे। एंटायर गैजेट के अंदर जो आता है नोटिफिकेशन को, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है। तो आपको यहाँ पर दो चीजें नोट करने की जरूरत है, कि सबसे पहले कि ये गवर्नर अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देता है गैजेट में कि यहाँ पे इस स्टेट में अफसर लगना चाहिए, पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी सलाह दे सकती है कि हाँ यहाँ पे आप इस स्टेट में लगाइए, पर लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो अफसा उस स्टेट में लगाए या ना लगाए। ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने जैसे कहा, गवर्नर ऑफ अ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी पार्ट और अ फुल और एनी स्टेट एज अ एरिया इन अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन। अब ये जो लगाते हैं वो किस कारण लगाते हैं, कि हमारी ये जो अफसर क्यों लगा रहे हैं, इस एरिया को डिस्टर्ब क्यों हो गया, डिस्टर्ब होने से क्या होता है, डिस्टर्ब होने से हमारी सोवर्जिनिटी ऑफ इंडिया, हम सोवरन है, कोई बाहर की ताकत आके हमें नहीं बता सकती हमें क्या काम करना है। सोवर्जिनिटी का मतलब होता है इंडिया इज फ्री एंड इंडिया इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन, इट इज नॉट अंडर बर्डन ऑफ एनी कंट्री। इंडिया स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने के लिए, कोई बाहर वाली ताकत आके ये नहीं बोलेगी कि आप ये डिसीजन लीजिए, हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम में दखल अंदाजी करेगी। ये होता है सोवरन का मतलब। और कॉज द इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग को इंसल्ट ना हो, एंथम ऑफ इंडिया को कोई इंडिया को एंथम और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी हार्म ना पहुंचे, इसीलिए अफसा एक्ट को लगाया जाता है।
Section 3 of ASPA provide that if the governor or state issue a official notification in the Gazette of India, central government has authority to apply armed force. जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 3 के तहत गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक इशू करता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन गैजेट में और कहता है कि इस स्टेट में अफसर लगना चाहिए, तब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि उस जगह पे आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को उस जगह पे लगाया जाए और उस एरिया को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया मान लिया जाता है। डिस्टर्ब्ड एरिया के लिए अलग से एक्ट है जिसको बोलते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1976। एक स्टेचुरी एक्ट है, स्टेचू मतलब कि इसके तहत सारे रूल चले जाते हैं। अब अफसा के अंदर प्रॉब्लम क्या है, अफसा जो है ये सेक्शन 4 इसमें प्रॉब्लम्स बताता है और क्या क्या इनको प्रिविलेजेस देता है आर्मी ऑफिसर्स को। इनको आर्मी ऑफिसर्स को फ्री हैंड दिया जाता है कि आप उस एरिया में डिस्टरबेंस को खत्म करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी को भी सस्पेक्ट टू वायलेट लॉज पकड़ सकते हैं, किसी को भी बिना आपके पास कोई भी आप उस बिना आपके पास कोई भी है उसको किसी को आप अरेस्ट कर सकते हैं, बिना कारण के आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। आपको अगर शक की निगाह हो, सस्पिशन पे भी आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। आपको उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। आप किसी को शूट कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये सोवरेनिटी ऑफ इंडिया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये कुछ ऐसा काम कर रहा है जिस डिस्टर्ब एरिया में ज्यादा कम्युनल क्लासेस बढ़े, बाकायदा आप उसको उसे उसे आप कहेंगे कि आप रुक जाइए, आप उसको कोशिश देंगे, आप कहेंगे कि रुक जाइए इस चीज के लिए। और अगर वो नहीं मानता तो आपको शूट करने का भी अधिकार है, आर्म्ड फोर्सेस को शूट करने का भी अधिकार है इस चीज में। तो सिक्योरिटी फोर्स कैन अरेस्ट एनीबॉडी विदाउट अ वारंट, ये मेन चीज है। सिक्योरिटी फोर्स कैन एंड कैरी आउट द सर्च विदाउट द कंसेंट, किसी की बिना कंसेंट के किसी में घर जाके सर्च, जैसे उनको पता लगा कि यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, तो वो यहाँ के सर्च कर सकते हैं बिना वारंट के। और पर्सन इज टेकन इनटू कस्टडी, कस्टडी में उसे कस्टडी में ले जाया सकता है और उसे बताया भी नहीं जाएगा जो उसका राइट्स हैं कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, क्योंकि वहाँ पे अफसा एक्ट लगा हुआ है। इस चीज की वजह से वहाँ पे दिक्कत होती है। सिर्फ एक कंडीशन होती है जब शूट करते हैं कि तो उनको क्या बोलना पड़ता है, उन्हें वार्निंग देनी पड़ती है बिफोर शूटिंग कि भाई तुम रुक जाओ, ये काम मत करो। अगर वो वार्निंग के बाद भी नहीं मानता तो दे हैव द राइट अकॉर्डिंग टू द एक्ट कि वो उसको शूट कर सकें। अब ये सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। और मेन चीज क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों के ऊपर अगर किसी ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर दी, मतलब किसी ने एक्स्ट्रा किसी को मार दिया बिना कारण, किसी को इनोसेंट को मार दिया इस चीज डिस्टर्ब एरिया को सही करने में, तो इनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं है अनटिल एंड अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से हाँ करे, अपनी तरफ से रजामंदी दे कि भाई ये हम लोग ये केस इसका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में चलेगा, तब तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। किसी भी आर्म फोर्स और पैरामिलिट्री के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये मेन प्रॉब्लम अफसर की जो सेक्शन 4 में है। अब हम प्रॉब्लम्स ही देख रहे हैं तो इसके इश्यूज क्या हैं। मैंने सबसे पहला इशू लिखा ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट। आपको जो बेसिक एक रेट होती है हैबियस कॉर्पस, फंडामेंटल राइट है कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं कि राइट टू मूव एनीवेयर, आर्टिकल 21 आपका, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब आपके बंद कर दिए जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी और सोवर्जिनिटी ऑफ स्टेट के लिए, क्योंकि उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया। तो हैबियस कॉर्पस एक रिट होती है जिसके अंदर कहा जाता है टू रिप्रेजेंट अ बॉडी ऑफ, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपके पास हक है कि आप उसे बताओ कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, उसके रीजन बताओ, वैलिड रीजन है तो ठीक है, वरना उसको आप उसे छोड़िए तुरंत। तो आपका हैबियस कॉर्पस आपका बंद कर दिया जाता है। हैबियस कॉर्पस काम नहीं करता। फेडरल प्रिंसिपल वायलेशन, फेडरल प्रिंसिपल क्या होता है, फेडरल प्रिंसिपल में क्या होता है कि पावर जो होती है सेंटर और स्टेट में इक्वली डिवाइड होती है, दोनों एक एंटिटी होती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। अब क्या हुआ, जब अब अफसा आ गया तो पावर जो होगी सेंट्रलाइज हो गई, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं रहा, तो फेडरल प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेट होता है। तीसरा है शेड्यूल 6 नॉट रिस्पेक्टेड। शेड्यूल 6 एक ऐसा शेड्यूल है जिसके अंदर ट्राइबल एरियाज के कस्टम्स के उनके प्रिविलेज उनको बचा सके, उनको कस्टमरी तरीके से रहने दिया सके, उसके लिए शेड्यूल 6 बनाया। शेड्यूल 6 में 4-5 स्टेट हैं, जैसे हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 स्टेट हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये इसलिए बनाया गया कि ट्राइबल एरियाज के लोग हैं वो अपने कस्टम के हिसाब से रह सकें, अपनी चीजें बचा सकें, सेक्रेट सोसाइटी की जो चीजें हैं बचा सकें, सस्टेनेबली रह सकें वहां पे। पर लेकिन जब ये एक्ट लग जाता है तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग नहीं रह पाते, तो शेड्यूल 6 का यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रहा, उसका वायलेशन हुआ जा रहा है। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जैसे मैंने बताया कि इनोसेंट आदमी भी अगर मर जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है अनटिल अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोले कि इसका कोर्ट में केस करना चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, मैक्सिमम केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अपनी तरफ से नोटिफिकेशन नहीं देती कि इनका केस चलना चाहिए, तो ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं, चाहे कम स्तर पे हो पर लेकिन ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं इस चीज में। क्योंकि आप एक डिस्टर्ब एरिया में अगर किसी को आप सिचुएशन को संभाल रहे हैं तो वहाँ पे इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं। अब इसके खिलाफ किस किस लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एक है मणिपुर की इरोम चानू शर्मिला। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उन्होंने 2000 में एक फास्ट चालू किया था।
अपना बिना कुछ खाने का एक फास्ट चालू किया था अगेंस्ट द अफसा। अफसा के खिलाफ अपनी वॉइस उठाई थी 2016-17 में इन्होंने फास्ट तोड़ा था, तब ये बहुत हाईलाइट हुई थी। तो शी इज वन ऑफ द पर्सन हु रेज हर वॉइस अगेंस्ट द अफसा एक्ट। और दूसरी एक कमेटी बनी थी जीवन रेड्डी कमेटी। जीवन रेड्डी कमेटी क्या बोलती है कि भाई अफसा को यूज मत करो, अफसा बहुत हार्श और कॉलोनियल लॉ है। मैंने कॉलोनियल इसलिए बोला क्योंकि क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये लॉ लाई थी अफसा। और तब क्यों लाई थी? सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने यूज की थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी को जेल में डालने के लिए, और उनके जो मूवमेंट्स होते हैं नेशनल मूवमेंट्स को कर्व करने के लिए, ताकि रेवोल्यूशनरीज जो थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, वे इकट्ठा ना हो पाए। क्योंकि वो क्या करते थे, उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित करते थे और उनको रिप्रेस करते थे बुरी तरह, बहुत तरीके से मारते थे, और ताकि उनका जो मूवमेंट है वो टूट सके, फ्रीडम मूवमेंट। अब ये हो गया सेम चीज, अब सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रही है, चाहे उस इंटेंसिटी में नहीं यूज कर रही, पर लेकिन उसको उसी उसी की माइंडसेट तो वही है ना, कॉलोनियल माइंडसेट है, इसीलिए उसे यूज किया जा रहा है। तो जीवन रेड्डी कमेटी ने कहा कि अफसा को आप यूज मत करिए, उससे बढ़िया अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चीजें गलत हो रही हैं, उसके लिए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है कि आप रजन आपको जैसे अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं तो उसके खिलाफ उसको घर में नजरबंद कर दिया जा सकता है, पूरे एरिया को नहीं किया जाता, पूरा नजरबंद किया जा सकता है, कुछ उसके खिलाफ एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो ये आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं कि जीवन रेड्डी कमेटी और इरॉन चानू शर्मिला। तो इन शॉर्ट मैं बोलना चाहूंगा ये चीज कि जो अफसा एक्ट है वो यूज तो किया गया था एक अच्छे मेजर्स के लिए, कि पार्टीशन के टाइम जो क्लैशेस हो रहे थे उनको बंद करने के लिए यूज किया जाता है, पर लेकिन उसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टी यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, क्योंकि अपने फायदे के लिए यूज करती हैं, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच ब्रीच होती है, हमारा राइट टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ब्रीच होता है, वहाँ के जो शेड्यूल 6 के एरियाज है वहाँ के लोगों के कस्टम राइट्स ब्रीच होते हैं, ह्यूमन राइट ब्रीच होता है। तो इस एक्ट को मेरी अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन देता हूँ मैं, तो एक हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, अगर हम भी ऐसी कॉलोनियल लॉज को यूज करेंगे तो वी वुड नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी, इट इज अ साइन ऑफ फ्लॉड डेमोक्रेसी। अब ब्रिटेन ने जिससे हमने ये लिया है एक्ट, उसने अपनी डेमोक्रेसी में उसने आज के डेट में उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्ट नहीं है, उन्होंने बहुत पहले इसे रिपील कर दिया क्योंकि उन्हें पता है कि इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पर लेकिन हम जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अपने आप को कहते हैं, और अगर ये एक्ट हम यूज करते हैं, तो दिस इज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी, दिस इज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मी। तो हमें इनके अंदर इनके इसको हमें रिफॉर्म करना चाहिए और चेंज करना चाहिए, क्योंकि अफसा जैसे एक्ट ट्रू डेमोक्रेसी में जगह नहीं पाते हैं, दे डू नॉट फाइंड अ स्पेस इन अ ट्रू डेमोक्रेसी। और ये था आज का छोटा सा सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।